नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं असम के गोलाघाटी, जहां पर पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे, सुनिए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शक अलगाव दिया, हिंसा दी, विवाद दिए। बीजेपी असम को विकास और विरासत से समृद्ध राज्य बना रही है। ये हमारी सरकार है जिसने असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। मुझे खुशी है कि असम की बीजेपी सरकार नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी तेजी से लागू कर रही है। यहां स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के, असम के महान सपूतों को भी कभी सही सम्मान नहीं दिया। इस धरती पर वीर लासित बोरफुकन जैसे जाबाज योद्धा हुए, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। हमारी सरकार ने लासित बोरफुकन की विरासत को सम्मान दिया। हमने उनकी 400वीं जन्म जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई। हमने उनके जीवनी को 23 भाषाओं में प्रकाशित किया। यहां जोरहाट में मुझे उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का भी अवसर मिला था। कांग्रेस ने जिसकी उपेक्षा की, हम उसे अग्रिम पंक्ति में लेकर चल रहे हैं। साथियों, यहां शिवसागर का ऐतिहासिक रंगघर उपेक्षित पड़ा हुआ था। हमारी सरकार ने इसका नवीनीकरण किया। हमारी सरकार श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली बटाद्रवा को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने का काम कर रही है। जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम परिसर बना है, उज्जैन में महाकाल महालोक बना है, वैसे ही असम में हमारी सरकार मां कामाख्या कॉरिडोर भी बना रही है। साथियों, असम की संस्कृति और इतिहास से जुड़े अनेक ऐसे प्रतीक हैं, अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें बीजेपी सरकार नई पीढ़ी के लिए संरक्षित कर रही है। इससे असम की विरासत को तो फायदा हो ही रहा है, असम में टूरिज्म का भी दायरा बढ़ रहा है। असम में जितना अधिक टूरिज्म बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा रोजगार हमारे नौजवानों को मिलेगा। साथियों, विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। मैं खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 के दूसरे दिन शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बीएम बिरला कन्वेंशन सेंटर में B2B मीटिंग्स में पर्यटन प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था और 2 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आज भी यह कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में सुविधा विकास के लिए 5,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से पर्यटन
पर्यटन के उद्योग को नई दिशा मिलेगी और राज्य सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कार्य को आगे बढ़ाएगी। दिया कुमारी ने यह भी कहा कि राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर यह भी बात बताई कि हमारा मुख्य उद्देश्य राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। तो वहीं उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर के प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए उनके नेता गैर जरूरी बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि विधानसभा में जब से कैमरे लगे हैं वही कैमरे अब तक चल रहे हैं और कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता सचिन पायलट और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने उन पर कटाक्ष किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि केवल मीडिया के सामने बयान देते हैं, जबकि उन्हें यह सब विधानसभा में बोलना चाहिए था और जिससे बात सदन में रिकॉर्ड में दर्ज होती। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधानसभा में महिला और पुरुष विधायकों के लिए अलग कोई व्यवस्था नहीं है। स्पीकर महोदय ने इस विषय को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बार बार स्पष्ट कर दिया। राजस्थान विधानसभा में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो जब से विधानसभा बनी तब से लगे हुए हैं। समय समय पर उसमें अपडेशन होता है, वर्तमान तकनीक का उपयोग अवश्य किया जाता है। और राजस्थान विधानसभा में चाहे महिला विधायक हो, पुरुष विधायक हो, पक्ष के विधायक हो, विपक्ष के विधायक हो या निर्दलीय विधायक हो या किसी भी राजनीतिक दल के विधायक हो, अलग से बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ पक्ष वाले हाँ पक्ष में बैठ रहे हैं, ना पक्ष वाले ना पक्ष में बैठते हैं, एक दूसरे के यहाँ पे बैठते जाते हैं। इसीलिए प्राइवेसी नाम की कोई चीज विधानसभा में नहीं होती है। हाँ कोई महिला विधायक हो, पुरुष विधायक हो और अपने पर्सनल काम के लिए किसी बाथरूम में वगैरह में जाते हैं, वो चीज अलग होती है। बाकी कोई प्राइवेसी वैसा विषय है ही नहीं। सभी एक साथ बैठते हैं, चाहे ना पक्ष का विषय है तो चाहे कांग्रेस के हो या दूसरे दल के लोग हो, चाहे पुरुष विधायक है चाहे महिला बहन विधायक है, सब साथ बैठते हैं। इसलिए ये मुद्दा ही पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, कांग्रेस की अंतर्कलह है वो बार बार उजागर हो रहे हैं और जिस तरह के वक्तव्य कल कांग्रेस की तरफ से आए हैं वो घटिया मानसिकता का परिदृश्य है। आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, वो राजनीतिक दलों पर हम पे लगा सकते हैं, हम उन पर लगा सकते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है राजनीति में। लेकिन स्पीकर जो किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, उस पर सबने विश्वास करके स्पीकर की चेयर पर बैठाया है, वो विक्रमादित्य की कुर्सी पर विराजमान है, वो पक्ष या विपक्ष का किसी के नहीं होते और उस पर इस तरह की घटिया मानसिकता के आरोप लगाना किसी भी रूप में ठीक नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं। मेरा नम्रता से निवेदन है कि आप आरोप प्रत्यारोप अवश्य लगाएं, लेकिन उसका स्तर इतना नहीं गिरा दें कि समाज के सामने हम जा भी नहीं सकते। उसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं विधानसभा में इतने लंबे समय से हूं, एक स्थान पर है जहां हमारा मीडिया सारा कवरेज करता है, विधानसभा का एक्सेस वहीं पर है। इसके अलावा मेरी जानकारी अनुसार एक्सेस कहीं पर भी नहीं है और ऐसा कोई प्रूफ है तो वो हम जब रोज विधानसभा में साथ बैठते हैं, माननीय स्पीकर के चैम्बर में भी जाते हैं, उनके वैसे में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, आज तक उन्होंने नहीं बताया। विधानसभा का सत्रावसन होने के बाद इस तरह के आरोप लगाना किसी भी रूप में ठीक नहीं है और इसका जवाब माननीय स्पीकर महोदय ने कल भास्कर के इंटरव्यू में बखूबी दिया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के आरोप लगाना घटिया मानसिकता दर्शाता है, क्योंकि कांग्रेस के पास न तो मुद्दा है, न विजन है और न वो इस अतिवृष्टि में कोई भी विधायक या जनप्रतिनिधि जनता के बीच में गए। उनका धरातल धीरे धीरे खिसक रहा है और ऐसी स्थिति में जब दिया बुझता है तो थोड़ा ज्यादा टमटमाता है और वो स्थिति उनकी हो रखी है। अब खबर डीग से है, जहां पर राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने नगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान गुलपाड़ा में आयोजित
19वीं जिला स्तरीय खेलकूद की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य के मंत्री मैडम ने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। तो वही बता दें कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी उनकी ओर से किया गया। यह प्रतियोगिता 14 से 17 सितंबर तक आयोजित की जाएगी और जिसमें कि जिले भर के विद्यालयों से आए छात्र विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बताते चले कि मंत्री ने इस मौके पर कहा कि गांव की भागीदारी से ऐसे आयोजन सफल बनते हैं और खेलों के माध्यम से बच्चों के अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास का विकास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में खेलों को नई पहचान मिल रही है और राज्य सरकार का प्रयास है कि बच्चों को शिक्षा के साथ खेलों में भी समान अवसर मिले। और इस अवसर पर मंत्री ने विद्यालय में नए टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन किया। तो वहीं आपको बता दें कि भविष्य के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी उनकी ओर से दी गई। गांव के लोग व्यवस्थाओं में जुड़ जाते हैं कि बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं को, हमारे गुरुजनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। राजस्थान की सरकार ने भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा साहब ने खेल कूद प्रतियोगिताओं के लिए और राजस्थान में विभिन्न खेलों के लिए अलग अलग बजटीय प्रावधान करके हमारे खिलाड़ियों को खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट को जारी किया गया है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को 9 जिलों में बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ को लेते हुए आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के साथ साथ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी येलो अलर्ट को जारी किया गया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट को जारी किया गया। अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे। जहां आपको बता दें कि केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। तो आपको बता दें कि परीक्षा भर्ती को लेकर आज जो एग्जाम हुआ है और जिसमें कि कल भी यह परीक्षा भर्ती पर एग्जाम जो है वो दिया जाएगा और जिसमें आज भी अभ्यर्थी जो है समय रहते परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और जहां सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। अब खबर नागौर से है, जहां शहर में जैनाचार्य नित्यानंद सुरेश्वर को पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद नागौर में राष्ट्रीय अभिनंदन समारोह को आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 14 से 16 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में राजनीतिक, सामाजिक और सिनेमा जगत की कई हस्तियां शामिल होंगी। तो वहीं यह भी बताते चले कि नित्यानंद सुरेश्वर महाराज को पद्मश्री मिलने पर नागौर में 3 दिवसीय अभिनंदन समारोह कल से शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत आज से ही है। आपको बताते चले कि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री और 3 राज्यों के राज्यपाल के साथ बॉलीवुड के एक्टर और टीवी एक्ट्रेसेस भी यहां शामिल होंगे। और जहां बता दें कि सुरेश्वर महाराज को 26 जनवरी को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी और इसके बाद से ही अनुयायियों ने नागौर में भव्य समारोह आयोजित कर अभिनंदन समारोह का फैसला किया। बताते चले कि नित्यानंद महाराज की प्रेरणा से बिहार के जमुई जिले के लछवाड़ और 125 बेड का भगवान महावीर अस्पताल बनाया गया है, जहां इसके अलावा कई अस्पताल, धर्मशालाएं, मंदिर और स्किल डेवलपमेंट्स के सेंटर्स का भी निर्माण उनकी ओर से कराया गया। और इन सामाजिक व धार्मिक कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। अब खबर श्री माधोपुर से है, जहां पर अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाली प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर समाज के अनेक सदस्य मौजूद रहे, जहां इस दौरान समिति के अध्यक्ष बाबूलाल चौधरी ने बताया कि 22 सितंबर को जयंती का भव्य आयोजन होगा और इसके तहत 18 से 22 सितंबर तक कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के साथ साथ अग्रवाल महिला डांडिया महोत्सव और बच्चों के लिए
सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम शामिल हैं। आपको बता दें कि जयंती के मुख्य दिन 22 सितंबर को अग्रसेन जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि शाम 7 बजे से मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा और जिसमें कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रहेगी। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ सदस्य बजरंग लाल केडिया के साथ साथ अन्य सहित लोग उपस्थित रहेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति, नवयुवक मंडली और महिलाएं सम्मिलित थी, जिनको हृदय से धन्यवाद दिया जाता है। और अग्रसेन जयंती के दिन अधिक से अधिक उपस्थित होकर के जयंती का उत्सव खूब हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपने प्रतिष्ठानों को अवकाश दे करके सहभागी कार्यक्रम में पधारने की कृपा। अब खबर सीकर से है, जहां पर रिंगस में कल बोरवेल के गड्ढे में दबने से मजदूर की दर्दनाक मौत में परिजनों व ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता भी विफल रही है, तो वहीं रात भर परिजन उप जिलाधिकारी अस्पताल के बाहर जो है वो पूरी तरीके से खुले रूप से उनकी ओर से धरना दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि परिजनों की साफ तौर पर मांग है कि मृतक मजदूर के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाए। साथ ही साथ बोरिंग मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि परिजनों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है कि मजदूर मोहन को न्याय जो है वो नहीं मिलता है तो धरना जल्द ही अनशन के रूप में हो सकता है। तो वहीं घटना के बाद परिजन और ग्रामीण लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन संवेदनहीन रवैया लगातार बरत रहा है। आपको बता दें कि 20 घंटे बीत जाने के बाद भी सुलह के लिए कोई असर अभी तक नहीं हुआ है और वहीं ग्रामीणों की न्याय के लिए गुहार लगातार जारी है। मैं मोहन सैनी को न्याय दिलाने के लिए अनशन क्यों ना करना पड़ जाए, हम अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ कल एसडीएम साहब से जो बात हुई, वो चिरंजीवी योजना के पैसे दिला रहे हैं, वो चिरंजीवी योजना के पैसे तो हम भी ले सकते हैं। एसडीएम साहब का इसमें कोई रोल नहीं है। हम सरकार से मदद चाहते हैं और जिसके खेत में घटना हुई, जिस किसान के खेत में घटना हुई, उस किसान से भी हम मुआवजा की मांग करते हैं। एक गरीब मजदूर था ये और वो एक किसान है, काश्तकार है बड़ा, उसके पास कोई कमी नहीं है, तो उधर से भी दिया जाए। और यहाँ का क्षेत्रीय विधायक अगर हमारी मदद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हमारा समाज सभी क्षेत्रों में मौजूद है, वो समय पर आने पर सबको जवाब दे देगा। अब खबर सानगोद से है, जहां पर लटूरी गांव के हनुमान मंदिर पर भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित की गई। आपको बताते चले कि बैठक में तहसील क्षेत्र के किसानों को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों का कहना है कि उनका संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन है। उनका पहला काम है कि किसानों की हर छोटी या बड़ी समस्या का समाधान समय रहते किया जा सके। वक्ताओं ने यह भी कहा कि किसान को अब फिर से जैविक खेती पर ध्यान देना होगा और जहां भारतीय किसान संघ के संभागीय उपाध्यक्ष ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जहर मुक्त खेती करने से लोगों का जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष धनराज नागर लटूरी की ओर से सभी का अभिवादन भी किया गया। मैं भी चलती हूँ, कहा तो होगा शायद, आपने इस बात को उनके कानों तक नहीं पहुंचाया, श्रीमती जी के कानों तक इसलिए नहीं पहुंचाया होगा कि वो शायद आपकी बात। अब खबर सीकर से है, जहां पलसाना की सरस डेयरी में गंगा जल छिड़काव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मीणा समाज और दूध डेयरी से जुड़े लोगों ने डेयरी चेयरमैन जीताराम मील और मधु शर्मा की शव यात्रा निकाली और पुतला भी फूका गया। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने चेयरमैन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क जाम की जाएगी। दरअसल मीणा समाज के लोगों का कहना है कि चेयरमैन जीताराम मील में एमडी कमलेश मीणा के ट्रांसफर के बाद डेयरी और ऑफिस पे गंगा जल का छिड़काव किया गया था और यह मीणा समाज को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है और जिससे कि समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इसके विरोध में समाज के लोग पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि डेयरी प्रबंधन की और छिड़काव जानबूझकर किया गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर शाहपुर से है, जहां प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम में इन दिनों आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है और जहां संत नारायण देवाचार्य महाराज और उनके गुरु बाबा भगवान दास महाराज का अमृत महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के रंग में मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान श्रद्धालुओं ने गगनभेदी जयकारों से त्रिवेणी धाम गुंजयमान हो गया और जहां दूर दूर से आए भक्त नाचते गाते हुए भक्ति में लीन नजर आए। देश प्रदेश से विभिन्न संप्रदाय और मंडलों के साधु संत भी इस धाम में पहुंचे, जहां अमृत महोत्सव में कई राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत की और जिसमें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ साथ यूडीएच मंत्री छावर सिंह खर्रा समेत कई जनप्रतिनिधि त्रिवेणी धाम पहुंचे। आपको बता दें कि सभी ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर गंगादास महाराज की चरण पादुकाओं पर माथा टेका और जहां पर संतों से आशीर्वाद भी लिया गया। पंचायत के नागरिकों के सामने प्रस्ताव में रखा था कि ये मौका है, अगर आप सहमति दो और ये नगर परिषद क्षेत्र में सम्मिलित हो जाए तो उसका तेजी से हम विकास करने में सफल होंगे। लेकिन पंचायत के नागरिकों का सोच कुछ अलग था, नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम यहाँ एक हाईवा राइट और भारत सरकार के जो भी बात होगी पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से या दूसरे मंत्रालयों से, राजस्थान सरकार ने हमारा धरोहर संरक्षण प्राधिकरण है उससे और पर्यटन मंत्रालय से बात करके त्रिवेणी धाम के विकास में जो कुछ परियोजना हम बना सकते हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का सहयोग लेकर उस परियोजना का निर्माण कर उसकी क्रियान्वित निश्चित रूप से करेंगे। अब खबर कोटा से है, जहां जिला ग्रामीण पुलिस के अवैध शराब के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने पंजाब निर्मित 402 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है और जहां पर आपको बता दें कि साथ ही कंटेनर के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि जब्त शराब की कीमत अंतर्राज्यीय बाजार में करीब 60 लाख रुपए की बताई जा रही है। अब खबर बीकानेर से है, जहां निजी अस्पताल और धर्नार्थियों के बीच विवाद हो गया और जहां प्राइवेट क्लिनिक एसोसिएशन उपचार के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कोम्बर ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि उन्होंने डॉक्टरों और जनता के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है यह कहा और जो कि उन्होंने बेहद ही चिंता का विषय बताया है। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही और बिगड़ते हालातों का नतीजा बताया। तो वहीं आयुष्मान हार्ट केयर के डॉक्टर BL स्वामी ने कहा कि निजी अस्पताल के सामने धरना देना मरीजों के इलाज में बाधा पहुंचाता है और जहां उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं और उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि धरने में मरीजों के परिजन या रिश्तेदार शामिल नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हरमित सिंह, डॉक्टर नवनीत सुथार के साथ साथ अन्य डॉक्टर भी उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि डॉक्टरों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसपे मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीकानेर में अनेक डॉक्टरों के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें कि एक तरफ डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है और अस्पताल के बाहर धरना दिया जा रहा है, जो कि दूसरे अन्य जो मरीज हैं उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं इस तरीके के धरना देना जो है एक विपदा बन रही है। तो वहीं आपको बता दें कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, जिसमें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। कि डॉक्टर के पास जब भी कोई पेशेंट आता है, जब भी कोई पेशेंट होता है, हर प्रकार की कंडीशंस होती हैं, वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किस स्टेज पे डॉक्टर के पास आया है। अब चक्कर ये है कि अगर बेसिकली डॉक्टर को, चाहे वो नॉन सीरियस पेशेंट हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में, उसको एक्सेप्ट करना उसका धर्म है। पेशेंट को एक्सेप्ट, ये हमारी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, हमारे बीकानेर में ये आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्रमवार हो रही हैं। हमारे डॉक्टर गोम्बर हैं यहाँ पे, डॉक्टर गौरव गोम्बर, आप सब लोग भली भांति परिचित हैं।
उनके साथ भी कुछ इस प्रकार का ही हुआ कि पेशेंट जो है वो दुर्भाग्यवश, जिसकी हमें बहुत ज्यादा दुख है। देखो, कोई भी पेशेंट अगर जाता है, किसी के घर का चिराग, गाड़ी आज शोकर में कोई पिस्टन में प्रॉब्लम आ गई, हमने पिस्टन ठीक कर दिया, उसके बाद में दूसरे दिन शोकर खराब हो गया। अब उसमें मैंने पिस्टन का और उस शोकर से मेरे दोनों का आपस में क्या संबंध है? आप ये जवाब नहीं है। तो आप ये सोचिए कि मैं इस तरह के सीरियस केसेस को डील करता हूँ। अब खबर बहरोड से है, जहां पर श्रभा विद्यालय में हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ आखिरकार नामजद एफआईआर दर्ज की कर ली गई है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई निदेशालय के आदेश पर पुलिस थाने में की गई, जहां बता दें कि 12 जुलाई 2025 को विद्यालय में बड़ी घटना हुई थी और उस दिन कुछ लोगों ने विद्यालय के परिसर में घुसकर संपत्ति की तोड़फोड़ की और स्कूल के रिकॉर्ड भी फाड़े गए। जहां आपको बता दें कि महिला व पुरुष स्टाफ के साथ मारपीट, अश्लीलता की गई है और यहां तक कि बच्चों के साथ भी अभद्र व्यवहार और हाथापाई की गई। यही नहीं, बाद में मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी धक्का मुक्की की गई। मामले में कई नामजद आरोपी शामिल बताए गए हैं और अब पीड़ित पक्ष को उम्मीद है कि न्यायालय की सख्ती के बाद पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।